गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नर्सेस टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अपन लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे साइको फार्माकोलॉजी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कशन करेंगे एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के बारे में। यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती है, इसके कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं, कौन सी स्थिति में अपन इसको ड्रग्स को देते हैं, नेक्स्ट इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको देते वक्त नर्सेज को कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या पेशेंट्स को कौन कौन सी अपन नर्सिंग एजुकेशन देंगे। इसके अलावा आज इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिया है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये एवरी वीडियो के पीछे मैंने एक नई शुरुआत की है। हर वीडियो के पीछे 2 क्वेश्चंस होंगे इसी वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड या पीछे की वीडियो से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट? तो आपसे नाम से पता चल रहा होगा एंटी डिप्रेसेंट मीन्स क्या होता है। एंटी मीन्स उसके विरुद्ध और डिप्रेसेंट मीन्स डिप्रेशन, यानी ऐसी ड्रग्स जिसका उपयोग अपन डिप्रेसिव इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसी ड्रग्स को अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं। मोस्टली अपन को ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मीन्स ये नहीं है कि आपको किसी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चिंता हुई है और आप कंफ्यूजन में हैं और डिप्रेशन में हैं। मीन्स कंसंट लंबे टाइम तक आपकी एंजाइटी बनी रहे, लंबे टाइम तक आपके बिहेवियर में चेंजेस मिले, ऐसी कंडीशन को अपन डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके अदर नेम, यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को मूड एलिवेटर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ये एक डिप्रेसिव पेशेंट्स के मूड को एलिवेट करने का काम करती है। इसके अलावा अपन इसको थाइमोलेप्टिक नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक्चुअली अपनी बॉडी पे ये कैसे एक्शन करती है, जैसे आपने पढ़ा था साइको फार्माकोलॉजी के अंदर कि ये न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्शन करके अपनी बॉडी पे एक्शन करती है। तो ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पे एक्शन करेगी, उसे ब्लॉक करेगी, उसे इंटरफेरेंस करेगी, उस रिसेप्टर को एक्टिव करेगी, क्या करेगी। तो नेक्स्ट द फर्स्ट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका अननोन है, अभी तक इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो अपन देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट एक्शन बाय इंक्रीजिंग कैटाकोलामाइन लेवल इन द ब्रेन, यानी ये ड्रग्स है अपने ब्रेन में कैटाकोलामाइन को लेवल को इंक्रीज करके एक्शन करती है। देन टीसीए जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है आर कॉल्ड एज मोनोएमिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी MARI के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। द मेन मोड ऑफ एक्शन इज ब्लॉकिंग द रीअपटेक और नॉन एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, जिसे अपन 5-HT के नाम से जानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। एट द नर्व टर्मिनल, थस इंक्रीजिंग द नॉन एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन लेवल एट द रिसेप्टर साइट। यानी ये ड्रग्स जो है अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इंक्रीज करती है रिसेप्टर साइट पे। जैसे मैंने आपको कल के पिक्चर में बताया था रिसेप्टर के बारे में, यानी प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये वहाँ रिसेप्टर पे नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करके अपनी बॉडी पे एक्शन करती है। नेक्स्ट है जो MOIA यानी मोनोएमिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होती है, मोनोएमिन ऑक्सीडेज जो होती है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइन आफ्टर रीअपटेक। यानी ये ड्रग्स क्या करती है, ये कैटाकोलामाइन को लेवल को डिग्रेडेशन करने का काम करती है आफ्टर रीअपटेक, यानी कब रीअपटेक के बाद के अंदर ये इसे ऐसा करती है। नेक्स्ट है फाइनल एक्शन और सेम फंक्शनल इंक्रीज द नॉन एपिनेफ्रिन और फिफ्थ 5-HT लेवल, यानी सीरोटोनिन के लेवल एट द रिसेप्टर साइट। यानी फाइनली ये हमारी बॉडी पे नॉन एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन के एक्शंस को इंक्रीज करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है अपना
क्लासिफिकेशन यानी इस ड्रग को अपन कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें फर्स्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, देन है सीरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, देन एटिपिकल डिपर्जेंट एंटी डिपर्जेंट्स होती है, देन नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिपर्जेंट और मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर। यानी इसको कॉमनली 4 भागों में बांटते हैं अपन। फर्स्ट है SSRI यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, देन एटिपिकल एंटी डिपर्जेंट होता है, देन TCA यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिपर्जेंट होता है, और नेक्स्ट है मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होता है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। यानी ये 4 टाइप में बांटा गया है। मैंने इस कलर में कुछ ड्रग्स को हाईलाइट किया है, जैसे फ्लुक्साटिन है, फ्लोक्सामाइन है, सर्टालिन है। ये जो SSRI है मोस्ट कॉमनली अपन इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जैसे सर्टालिन है जो सेरेंटा नाम से मार्केट में बिकती है, और इसको अपन 550 से लेकर के 200 mg तक अपन इसका उपयोग लेते हैं। यानी इसका डोज जो होता है वो 50 से लेकर के 200 mg तक होता है, और सेरेनेटा नाम से ये मार्केट में चलती है। नेक्स्ट जो है एटिपिकल के अंदर जो है मोस्टली अपन ट्रेजाडोन्स का उपयोग करते हैं। इसको अपन 100 से 400 mg तक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फ्लुक्साटिन जो होता है उसे फ्लूडेक नाम से मार्केट में आता है ये, यानी इसका जो ब्रांड नेम होता है या ट्रेड नेम होता है वो फ्लूडेक है, और ये 10 से लेकर के 80 mg तक अपन इसकी डोज का उपयोग करते हैं। यानी ये सारी डोज जो हैं ये ओरली डोज हैं, मोस्टली अपन इन ड्रग्स को ओरली ही देते हैं। नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिपर्जेंट यानी TCA। इसमें जो फर्स्ट होता है एमिप्रामेन, ये मोस्ट कॉमन अपन इसका उपयोग करते हैं। ये एंटी डेप नाम से मार्केट में आती है, और इससे 75 से लेकर के 300 mg पर डे की डोज अपन इसको यूजेस करते हैं मोस्टली। इसके अलावा जो एम्ट्रीफाइलिन है इसे ये ट्रेप्टोमियर नाम से मार्केट में चलती है, या इसका ट्रेड नेम जो है ट्रेप्टोमियर होता है। ये 75 से 300 mg तक अपन इसको मोस्टली उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है आइसोकार्बाजाइड यानी जो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर की मोस्ट कॉमन ड्रग होती है, मारप्लान नाम से इसका ट्रेड नेम है। नेक्स्ट इसे 10 से लेकर के 30 mg तक का अपन मोस्टली इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन यानी अपन इन एंटी डिपर्जेंट ड्रग्स को कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ लेते हैं। मोस्टली डिप्रेशन है, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है जिसमें अपन यूज़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है डिप्रेशन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। अपन नेक्स्ट आगे इसका डिस्कशन करेंगे जब मैं डिप्रेशन की क्लास लूँगा आपकी। नेक्स्ट है डिप्रेसिव एपिसोड, देन डिस्थमिया, रिएक्टिव डिप्रेशन, सेकेंडरी डिप्रेशन और अबनॉर्मल ग्रिप रिएक्शन। इन कंडीशन के अंदर अपन मोस्टली यूज़ लेते हैं। जैसे डिप्रेसिव एपिसोड का मीन्स कुछ टाइम के लिए मूड इलेवेटेड होना, कुछ टाइम के लिए डिप्रेसिव होना। देन रिएक्टिव किसी कंडीशंस पे रिएक्शंस की वजह से डिप्रेशन में हो जाए पर्सन, तो इस कंडीशन में अपन इनका मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड साइकोटिक डिसऑर्डर यानी बच्चों में कुछ स्पेशली प्रॉब्लम होती है, उनमें भी अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का उपयोग करते हैं। जैसे एन्यूरेसिस यानी 5 साल की उम्र के बाद भी बच्चों के द्वारा बिस्तर वेट करना, गिले करना, या 2 साल की बाद में भी टॉयलेट ट्रेनिंग के बाद में भी ऐसी कंडीशन में अपन यूज़ करते हैं। इस कंडीशन को अपन एन्यूरेसिस कहते हैं। देन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोमनबुलिज्म्स हैं, स्कूल फोबिया है, यानी ऐसे पर्सन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल से फोबिया होता है तो उनमें भी, नाइट टेरर्स यानी रात को डरावने सपने आते हैं, उन कंडीशन में भी अपन इस ड्रग्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जैसे पैनिक अटैक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, एगोरोफोबिया है यानी कि सोशल फोबिया, किसी को मार्केट में जाने से डर लगता है,
या समाज में किसी फंक्शंस में जाने से डर लगता है या ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, ऐसी कंडीशन में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर विथ और विदाउट डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन के साथ ओसीडी या फिर विदाउट डिप्रेशन ओसीडी। ओसीडी मीन्स एक व्यक्ति में ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मीन्स पर्सन्स में अनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, यानी पर्सन्स या तो बहुत ज़्यादा खाता है या खाने के बाद उसे वॉमिट कर देता है, बहुत बड़ा हो जाऊंगा मैं, ऐसे थिंग्स करके, तो इस कंडीशन में भी अपन यूज़ करते हैं। देन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन्स में अपन एंटी डिप्रेसेंट रख देते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी अपन इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मीन्स है अगर किसी पर्सन्स को किसी प्रकार का ट्रॉमा लगा या चोट लगी, जैसे किसी का नियर बाई पर्सन्स है उसे उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे अपन को वो दुख जो फील होता है उसकी वजह से, या फिर किसी एग्ज़ाम्स में फेल हो गए हों, या फिर अचानकली कोई सदमा बिजनेस फेल हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये होता है। देन डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम, पर्सनालिटी चेंज करने वाले सिंड्रोम में भी अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे क्रॉनिक पेन है, लंबे समय तक किसी व्यक्ति को पेन है, या माइग्रेन की कंडीशन है, तो भी अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का उपयोग करते हैं। देन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर भी अपन इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट। तो इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होता है ड्राई माउथ, इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेंजेस होता है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है, पर्सन्स का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमेशा वो ड्राउजी फील करता है। इसके अलावा नर्वसनेस पर्सन्स में आ जाती है। देन वेट लॉस और गेन, यानी व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है या घट जाता है कुछ ड्रग्स में। देन डिक्रीज एंड इंक्रीज लिबिडो की कंडीशंस होती है। अपैथी, ट्रमर्स, यानी पर्सन्स को ट्रमर्स आने लगते हैं इस ड्रग्स के कारण। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी मोस्टली इसका जो साइड इफेक्ट होता है ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। देन चेंज इन कार्डियक रेट और रिदम, यानी हार्ट्स में भी कुछ कई प्रकार के चेंजेस मिलते हैं, जैसे ट्रैकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया है। देन यूरिन हेजिटेंसी या यूरिन रिटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। देन सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। सीएनएस स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, जैसे एंजाइटी है, एजिटेशंस है, मेनिया जैसी कंडीशन अराइज हो जाती है। सीजर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूज़न, ये सारे इस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें SSRI यानी सीरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर के लिए मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, या स्टोमक अपसेट जैसी कंडीशंस हो जाती है, या सीएनएस स्टिमुलेशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ये जो अपन ड्रग्स दे रहे हैं किसी पेशेंट को, या फिर एक पेशेंट इस प्रकार की ड्रग्स ले रहा, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी एक नर्स की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए तो अपन देखते हैं कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्सेज की। यानी मोस्टली जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी नर्सेज को इन चीज़ों के बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो फर्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन, आपको हमेशा वाइटल साइन चेकअप करना है। आप कोई भी एंटी साइकोटिक ड्रग दे रहे हो, एंटी साइको फार्माकोलॉजी में अपन यूज़ कर रहे हैं, यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो यूज़ करते हो, उसमें वाइटल साइन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको चेकअप करना है। क्यों? मोस्टली ब्लड प्रेशर इसमें कम देखने को मिलता है या बढ़ सकता है, तो ये अपन को चेक करने के लिए। देन मे कॉज सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ दिस ऑकर, यानी अपन को
पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि इस ड्रग्स लेने के बाद आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन इनिशिएट सेफ्टी प्रिकॉशन एंड कॉन्टैक्ट टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ डिजीनस ऑकर, यानी आपको किसी प्रकार डिजीनस फील हो रहा है तो आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है या फिर उन्हें बताना है कि इस प्रकार की कंडीशन अराइज हो चुकी है और आपको इनिशिएट करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना है। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एल्कोहल, यानी इस ड्रग्स से मोस्टली ये जो इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको एल्कोहल अवॉइड करना है, ऐसा पेशेंट को अपन को इंस्ट्रक्ट करना है। देन एडमिनिस्टर विथ ए स्नैक और मील टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीनस और लाइट हेडेक, यानी अगर किसी पर्सन्स को डिजीनस या लाइट हेडेक जैसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं उस तरह स्नैक्स मील प्रोवाइड करेंगे, हल्का खाना उसे देंगे जिससे उसमें अपन को थोड़ा कंफर्ट फील हो सके। देन नेक्स्ट मॉनिटर द suicidal client especially during improve mood and increase energy level, यानी ये जो ड्रग्स हैं इसे अपन मूड एलिवेटर ड्रग्स भी बोला है। तो ये ड्रग्स लेने के बाद जैसे ही व्यक्ति का मूड जो है वो एलिवेटेड हो जाए तो अपन को मोस्टली ध्यान रखना कि उसमें सुसाइडल क्लाइंट है उसका मूड ज़्यादा एलिवेटेड हो जाए, एनर्जी आ जाए, वो ऐसा कंडीशंस अराइज नहीं हो जाएगी उसे सुसाइड की तरफ जाना पड़े। तो इससे अपन को मोस्टली उसे मॉनिटर करते रहना। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट आइबुप्रोफेन विथ SSRI, यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन अपर GI ब्लीडिंग, यानी मोस्टली आपने पढ़ा होगा NSAID जो ड्रग्स होती है वो GI ब्लीडिंग जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है और SSRI के साथ देने के बाद में इसकी रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोस्टली अपन को इसके साथ ये ड्रग नहीं देना है, नहीं प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है फॉर द क्लाइंट ऑन ट्रम थेरेपी मॉनिटर लीवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट रिजल्ट, अल्टर्ड वैल्यू में ऑकर रिक्वायरिंग डोज एडजस्टमेंट, यानी किसी क्लाइंट को अगर लॉन्ग समय तक थेरेपी चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी चल रही है तो अपन उसके लीवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट RFT और LFT दोनों देखेंगे और अगर इसमें कुछ अल्टरेट मिल रहा है तो अपन को जो डोज हैं उसको एडजस्ट करना है, कम करना, अधिक करना है, ये डॉक्टर के अनुसार अपन करवाते हैं, लेकिन अपन को केवल मॉनिटरिंग करना है LFT और RFT के लिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना। देन मॉनिटर वाइट ब्लड सेल्स एंड न्यूट्रोफिल्स काउंट, द मेडिकेशन मी डिसकंटिन्यूड इफ लेवल डिक्रीज बिलो नॉर्मल, यानी अपन ने कल देखा था एंटीसाइकोटिक ड्रग में भी मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में भी। तो अपन इसमें WBC चेक करेंगे, अगर WBC का लेवल वाइट ब्लड सेल का लेवल अगर गिर रहा है नॉर्मल 4000 से 11000 क्यूबिक पर mm से कम हो रहा है, यहाँ 4000 से कम देखने को मिला है, यानी 3300 से कम देखने को मिला है, तो अपन को मोस्टली इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो कंसल्ट करे एक डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द चेंज पोजीशन स्लोली इफ एक्सपीरियंसिंग ए हाइपोटेंसिव इफेक्ट, अगर मरीज को हाइपोटेंसिव इफेक्शन आ रहा है यानी उसका BP है जो लो हो रहा है तो पेशेंट्स को अपनी पोजीशन को धीरे धीरे चेंज करना है क्योंकि उसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है, तो इसलिए अपन को प्रिकॉशन रखना है, पेशेंट्स को बताना। नेक्स्ट है एजुकेट द क्लाइंट नॉट डिसकंटिन्यू मेडिकेशन अब्रप्टली, यानी मरीज को बताना है कि आप अचानकली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को क्लोज नहीं करें, बंद नहीं करें आप, क्योंकि अगर अचानकली बंद करेंगे तो इससे जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं देखने को मिलेंगे, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस है या मोमेंट डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, सेंसरी डिस्टर्बेंस है, ऐसे सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। इसलिए अपन को जो ड्रग्स हैं वो धीरे धीरे कम करना है, पहले ग्रेजुअली, देन आफ्टर उसको क्लोज करना। देन बी अवेयर द पोटेंशियल ऑफ सीरोटोनिन सिंड्रोम
करेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी और लेस ट्रैकिकार्डिया। यानी अपन को ध्यान रखना है कि इस सीरोटोनिन सिंड्रोम्स की पोटेंशियलिटी नहीं बढ़ जाए। तो इसके क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट में, जैसे हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, ट्रैकिकार्डिया यानी जो पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, फीवर देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ जाएगी मरीज़ की, देन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी डेलीरियम जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, मूड स्विंग होगा यानी कभी खुशी और कभी गम जैसी कंडीशन अराइज हो जाएगी, देन सीजर मसल्स रिजिडिटी, सीजर्स देखने को मिलेगा, मसल्स हैं उसमें रिजिडिटी कठोरपन आ जाएगा, एब्डोमिनल पेन है, तो ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। देन ये कंडीशंस कब अराइज होती है, अगर अपन SSRI यानी सीरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर या फिर मोनो एमिनाइज ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स को साथ में दे दें तो ये कंडीशन अराइज होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। तो अपन कभी भी ये कॉम्बिनेशंस नहीं देना, हमेशा इस कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट दैट ओवर काउंटर OTC कॉल्ड मेडिसिन में इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सीरोटोनिन सिंड्रोम। अगर अपन मार्केट में जाते हैं और डायरेक्ट मेडिकल से बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई ड्रग लेके आ गए और उस ड्रग्स को ले लिया, जैसे पेन किलर वगैरह है, तो ऐसी ड्रग्स जो है सीरोटोनिन सिंड्रोम्स के लिए ज़्यादा पोटेंशियली रखती है, यानी ऐसी प्रेग्नेंसी ज़्यादा रिस्क रहती है सीरोटोनिन सिंड्रोम होने की। तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ऐसी ड्रग्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई भी ड्रग्स नहीं ले, हमेशा वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन से ही ड्रग्स को उपयोग करें। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी कंसल्टेशन विद द ऑब्स्टेट्रिशियन इज रिकमेंडेड रिगार्डिंग टेकिंग दीज मेडिकेशन। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ऑब्स्टेट्रिशियन से जो रिकमेंडेड ड्रग्स हैं उसके साथ इस मेडिकेशन को लेना है या नहीं लेना है, इससे पहले आपको डॉक्टर से या ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना है, क्योंकि उससे भी सीरोटोनिन सिंड्रोम होने की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। Then I monitor the medication response in children, adolescent and older adult closely। यानी अपन को बच्चों में, बड़ों में या फिर यंग एज के पर्सन्स में कौन कौन कितनी डोज दे रहे हैं, कौन सी नहीं दे रहे हैं, तो ये सारा अपन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे अच्छी तरह से चेक करें। क्यों बच्चों में अलग डोज रहेगी, अगर अडल्ट हैं तो अलग डोज रहेगी, यंग एज में हैं तो अलग डोज रहेगी, ओल्ड एज पर्सन से तो अलग डोज रहेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट भी अलग रहेंगे। तो इसको अपन को मॉनिटर करना है अच्छी तरह से। देन एंकरेज साइकोथेरेपी, मरीज को साइकोथेरेपी के लिए अपन एंकरेज करेंगे, यानी उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि किस प्रकार की साइकोथेरेपी देना है। नेक्स्ट है सीरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रिप्टेक इनहिबिटर आर सिमिलर ऑफ SSRI बट दे ऑल्सो वर्क ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एडिशन टू सीरोटोनिन। यानी ये एक कैटेगरी है सीरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर भी, ये सिमिलर ऑफ SSRI यानी सीरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर की जो ड्रग्स होती हैं उनके सिमिलर होती है, लेकिन ये क्या करती है, नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल को ब्लॉक करने का काम करती है। नेक्स्ट है मॉनिटर द सुसाइडल क्लाइंट को मॉनिटर करना अपन को। नेक्स्ट मॉनिटर द साइन ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो AOI जो होता है यानी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन डेवलप करती है, यानी आपके हार्ट्स में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कार्डियक चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए अपन को मॉनिटर करते रहना क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिपोर्ट हेडेक, नेक स्टिफनेस और नेक सोरनेस इमीडिएटली। अगर किसी पर्सन्स के अंदर हेडेक हो रहा है या नेक स्टिफनेस हो रहा है या नेक में सोरनेस देखने को मिलता है तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे या नर्सेज को रिपोर्ट करोगे। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर
MAOI चल रहा है तो उसे हमेशा मेडिक अलर्ट कार्ड अपने साथ में रखना चाहिए, और जिस कार्ड से दूसरे व्यक्ति को पता चल जाए कि इसको जो MAOI एंटी डिपरजेंट ड्रग्स चल रही है। यानी आपको अगर ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, कभी मार्केट में गए हो और उस पर्सन जो एंटी डिपरजेंट ड्रग्स ले रहा हो उसमें कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये सीरोटोनिक सिंड्रोम्स जैसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उस कंडीशन में ये हेल्प करेगा। देन इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड फूड दैट रिक्वायर्ड बैक्टीरिया और molds for the preparation or preservation and food content try means, यानी आप अपन को पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना कि ऐसे फूड को अवॉइड करना जिसमें ट्राइमीन मिलता है या फिर बैक्टीरिया मोल्ड्स के प्रिपरेशन से जो भी बनता है, जैसे ब्रेड्स वगैरह है या मीट जो है मार्केट में, या जो फ्राई फिश होता है, या फिर अलग अलग प्रकार के जो नॉन वेज फूड मिलते हैं जिसमें ट्राइमाइन्स नाम का जो केमिकल्स प्रेजेंट रहता है, इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो केमिकल है ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप करता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्राइविंग, यानी अपन ने लास्ट क्लास में भी ये कंसर्न किया था कि कोई भी ड्रग्स अगर अपन ले रहे हैं तो मोस्टली जो साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए अपन ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्राइविंग या फिर एक्टिविटीज़ को अपन को अवॉइड करना हमेशा के लिए, जिससे सेडेशन के कारण अपन को एक्सीडेंटली कुछ कंडीशन अराइज नहीं हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर कोई पर्सन है और वो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स ले रहा है और उसने किसी कारणवश वो 3 घंटे से ज़्यादा अपनी शेड्यूल टाइम से जो डोज था वो मिस कर दिया, यानी सुबह 9 बजे लेना था और अब वो 1 बजे ले रहा है, तो उसे वो डोज नहीं लेनी चाहिए, अब नेक्स्ट डोज ही लेना चाहिए, उस डोज को ही अवॉइड करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द एंटायर डेली ओरल डोज प्रिफरेबली बेड टाइम बिकॉज द सेडेटिव इफेक्ट, यानी जो एंटी डिपरजेंट ड्रग्स होती हैं इनको हमेशा अपन को पेशेंट्स को बेड टाइम देना है, यानी सोते वक्त देना। मोस्टली इवनिंग में दिया जाता है इस ड्रग्स को, क्योंकि ये सेडेटिव इफेक्ट लाती है। और नहीं, कभी भी अपन इस ड्रग्स को 2 पार्ट्स में नहीं देंगे, जैसे आपको 300 mg दिया तो 150 mg मॉर्निंग में दे दिया या 300 इवनिंग में दे दिया, नहीं, इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, भागों में बांटेंगे नहीं। मोस्टली इसे 24 घंटे में एक बार यानी पर डे ही दिया जाता है, और मोस्टली अपन इवनिंग में इसके लिए प्रीफर्ड करते हैं जो टाइम होता है। नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन, यानी मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 क्वेश्चंस डालूंगा जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन थेरेपी, यानी एक सिजोफ्रेनिया का मरीज है और उसको अपन ने मेडिकेशन थेरेपी दे रहे हैं और उसमें दे रहे हैं क्लोज़ापाइन, जो अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एंटी साइकोटिक ड्रग होती है क्लोज़ापाइन। द नर्स शुड असेस द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी स्टडी मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट फॉर दिस मेडिकेशन, यानी एक मरीज़ है जिसे सिजोफ्रेनिया की ड्रग चल रही है क्लोज़ापाइन, तो नर्स उसके लिए लेबोरेटरी कौन से लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट को मॉनिटर करेगी और जिससे उस ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो गया तो अपन को प्लेटलेट काउंट देखना है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना है, या LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट देखना है, या फिर वाइट ब्लड सेल काउंट देखना है। यानी इनमें से कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू अपन देखेंगे अगर पेशेंट जो है क्लोज़ापाइन के साथ चल रहा है और वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो क्लोज़ापाइन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्लाइंट मेडिकेशन शीट कंटेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर सर्टालिन। आज अपन ने पढ़ा था कि जो सर्टालिन्स होती है TCA ड्रग्स होती हैं टू एंश्योर सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्ट्रेशन डोज, यानी एक पेशेंट है जिसे TCA एंटी डिपरजेंट ड्रग चल रही है, तो एक नर्स हैं उसे
उसकी डोज एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सेफ मानेगी, यानी कब देना है, किस प्रकार देना है। ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, यानी पेशेंट को खाली पेट अपन ड्रग्स देंगे, क्या वो सही कंडीशन रहेगी। या एट द सेम टाइम ऑफ ईच इवनिंग, यानी प्रत्येक शाम को अपन सेम टाइम वो डोज देंगे। या फिर इवनली सेपरेट अराउंड द क्लॉक, अपन घड़ी के अलग अलग टाइम स्पेस के अराउंड के अनुसार देंगे। या फिर एज नीडेड व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिप्रेशन, या फिर मरीज जो डिप्रेशन की कंप्लेन कर रहा है यानी वो डिप्रेशन में है तब देंगे। तो इनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और